स्वागत है छात्रों। आज हम एक और द्रोणाचार्य नामक नाटक लेखक शंकर शेष की कुछ अन्य पाठ्य सामग्री इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नाटक की कथा वस्तु क्या है, अर्थात यह किस विषय पर नाटक लिखा गया है या यह किन घटनाक्रमों को बताता है और क्या समझाने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पर बिंदुवार नाटक की कथा वस्तु देखेंगे। गुरु और शिष्य में टकराव होता है। द्रोणाचार्य के रूप में व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुखता देने के परिणाम को दिखाया गया है। शिक्षक वर्ग की समस्याओं, पारिवारिक सामाजिक दबाव को दिखाया गया है। नैतिकता और आदर्शों के पतन में शिक्षक की भूमिका दिखाई गई है। मूल्यहीन शिक्षक वैसी ही पीढ़ी तैयार करता है जैसा वह स्वयं है। शिक्षा व्यवस्था के व्यापारिक रूप और व्यवसाय में बदलाव आने के कारण और उसके परिणाम क्या हुए। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त दुर्व्यवहार क्या है। भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था, पौराणिक और आधुनिक समस्याओं को बताया है। समय बदल गया लेकिन समस्या वही है, वही की वही है। अर्थात हम देखते हैं कि जैसा नाटक का शीर्षक है, एक और द्रोणाचार्य, अर्थात यह एक पौराणिक कथा का विशेष पात्र और विशेष घटना है, लेकिन हम आधुनिक समय में भी यही सब होता कुछ देख रहे हैं जो वर्षों पहले हो चुका है। तो इसलिए इस नाटक का नाम एक और द्रोणाचार्य दिया गया है। और इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं अरविंद, उनकी समस्याओं, उनकी स्थिति को द्रोणाचार्य से हर बार तुलना करके एक अच्छी तरह सशक्त माध्यम से समझाने का प्रयास है और यही इस नाटक की कथा वस्तु है। कथा वस्तु के बाद अब हम नाटक के उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह नाटक क्यों लिखा गया है, अर्थात यह हमें क्या संदेश देता है। तो पहला बिंदु है शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक दखलंदाजी, आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण निम्न मध्यम वर्गीय लोग हेल्पलेस हैं, लाचार हैं। दूसरा बिंदु है पौराणिक कहानी के द्वारा बारीक से बारीक मानवीय सत्य को खोजने का प्रयास किया गया है, जिससे कम से कम एक नाटक पढ़ने देखने वाला व्यक्ति ऐसे गलत कार्य करने और फंसने से पहले विचार करे। जैसा कि हमने देखा कि अरविंद अपने परिवार के दबाव में आकर, अपनी जिम्मेदारियों के दबाव में आकर ऐसे व्यक्ति के कॉलेज में नौकरी करता है जो भ्रष्ट है और वो जानता है भ्रष्टाचार करके, अर्थात महाविद्यालय को एक व्यापार के रूप में चला रहा है, फिर भी वहां वह काम करता है और वह कई बार समझौता करता है क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा है जो भ्रष्ट है। तो उनके परिणामों को बताया गया है। अगला बिंदु है पौराणिक कहानी से जोड़ने का अर्थ यह भी हो सकता है कि पाठक दर्शक आदर्शों और नैतिकता को आदर सम्मान दें और पौराणिक कहानी के परिणामों को देखकर सबक लें। और हम देखते हैं कि नाटक में मुख्य रूप से दो समस्याओं को उठाया गया है। पहला है शिक्षा व्यवस्था के अनाचार और दूसरा है वेतनभोगी मध्यम वर्गीय जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्याएं। तो यह होता है यहाँ नाटक का उद्देश्य। अब हम नाटक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो आपको परीक्षा में सारांश लिखने में या पूरा प्रश्न पत्र हल करने में सहायता करेंगे। चलिए अब हम नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। नाटक के पूर्वार्ध के पहले दोनों दृश्य वर्तमान की कहानी से जुड़े हैं। तीसरा चौथा दृश्य फ्लैशबैक में महाभारत की कहानी और द्रोणाचार्य से जुड़ी कहानी है। नाटक के उत्तरार्ध के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे और आठवें दृश्य का कथानक वर्तमान समय से जुड़ा है और तीसरा और सातवां दृश्य द्रोणाचार्य के रूप में फ्लैशबैक में चलता है। अगला बिंदु है महाभारत के प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन की घटनाओं को आधार बनाकर वर्तमान की विसंगतियों को बताया गया है। अरविंद को आधुनिक द्रोणाचार्य बताया गया है। अरविंद अपनी विधवा बहन
और माँ की जिम्मेदारी उठाने वाला आदर्शवादी भाई, बेटा और शिक्षक है। लेकिन चाहे महाभारत काल हो या आधुनिक काल, एक शिक्षक की दुर्दशा में कोई फर्क नहीं दिखता। केवल आवश्यकताएं अलग है, समस्याएं वही है। आगे है, बेटे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, मेडिकल में भेजना चाहते हैं। बेटा सुदीप अच्छे अंकों में पास भी होता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, जो कॉलेज का मालिक है, जहां अरविंद एक प्रोफेसर के रूप में काम करता है। प्रेसिडेंट ने कॉलेज के नाम पर एक अच्छा खासा धंधा चला रखा है। प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार शहर का बड़ा गुंडा है। 3 साल से चाकू की नोक पर नकल करता चला आ रहा है। उसे पकड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, लेकिन अरविंद उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजना चाहता है। लेकिन उस पर प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट, सहकर्मी मित्र यदु और पत्नी लीला का दबाव पड़ता है। चंदू एक सभ्य छात्र है, लेकिन उसे नकल करने के अपराध में प्रोफेसर मिश्रा पकड़ लेते हैं, जबकि वही प्रोफेसर राजकुमार को अनदेखा करते हैं। चंदू अरविंद के पास बहुत भरोसे से आता है, लेकिन अरविंद के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वह चंदू का साथ चाहकर भी नहीं दे पाता और उसके बदले में कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। आगे चंदू बताता है कि उसे जानबूझकर पकड़ा गया, क्योंकि चंदू के पिता और प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ने वाले। ऐसा कहने से चंदू के पिता की इमेज खराब हो जाएगी और चुनाव हार जाएंगे और प्रेसिडेंट जीत जाएगा। प्रेसिडेंट चुनाव जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। इस घटना से अरविंद बहुत दुखी होता है कि वह चाहकर भी चंदू को न्याय नहीं दिला पाया। नकल पकड़ना प्रोफेसर के लिए मुश्किल हो गया है। विमलेंदु की हत्या के कारण अन्य सभी प्रोफेसर्स के भी हौसले छूट गए हैं। आगे है, विमलेंदु की आत्मा बार बार अरविंद को समझाने के लिए आती है। विमलेंदु के चरित्र से अरविंद के मन की बातों का पता चलता है। दूसरी तरफ विमलेंदु अरविंद को बता रहा है कि किस प्रकार द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लेता है और नीति की बात बताकर अपनी विवशता भी बताता है और अरविंद को समझाना चाहता है कि मैं जानबूझकर नहीं मरा या मुझे मरकर खुशी नहीं हुई, मैं जिंदगी और जीना चाहता था, अर्थात तुम ऐसी गलती ना करो। आगे है, चाहे एकलव्य हो या चंदू, दोनों को ही पीछे धकेल दिया जाता है, दोनों की योग्यता को बेकार बना दिया जाता है। यह राजनीति और शिक्षा तंत्र के भ्रष्ट रूप को दिखाता है। अगला बिंदु है, राजकुमार कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अनुराधा पर बलात्कार करने की कोशिश करता है, जिसका एकमात्र गवाह अरविंद ही है। लेकिन इस बार भी प्रेसिडेंट अरविंद को अनुराधा का साथ देने नहीं देता है और गबन का झूठा आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी देता है। अनुराधा अपने घर वालों के मना करने पर भी अरविंद की बात पर न्याय मांगना चाहती है, लेकिन अरविंद उसे कहता है कि अपने पिता की बात मानो, तो अनुराधा समझ जाती है कि अरविंद इस बार भी धोखा ही देगा। अगला बिंदु है, अरविंद को फोन पर खबर मिलती है कि ट्रक के नीचे आकर अनुराधा मर गई और विमलेंदु भी बताता है कि अनुराधा के पिता ने 5,000 रुपए में अपना विरोध बेच दिया। तुम क्यों अपने आप को अनुराधा की मौत का जिम्मेदार समझते हो? आगे हम देखते हैं कि अरविंद अपने आप को आधुनिक द्रोणाचार्य समझता है कि मैंने ही चंदू और अनुराधा के साथ वही किया जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया था। कॉलेज प्रेसिडेंट की पहाड़ी से गिरकर मौत हो जाती है। उस समय अरविंद प्रेसिडेंट के साथ था और चंदू इसका एकमात्र गवाह था। दूसरी तरफ अश्वत्थामा अपनी माँ से कहता है कि गोरस नहीं था तो मुझे आटे का घोल पिलाने की जगह जहर दे देती तो अच्छा था।
मुझे क्यों समझौते की संतान बना दिया? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो पिताजी क्यों चुप थे? मैं क्यों चुप था? विरोध क्यों नहीं किया? कृपी दोनों को धिक्कारती है। गुरु ने भी ऐसे ही छात्रों को तैयार किया जो स्त्री, गुरु और बड़ों का अपमान करे। तो इस नाटक के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इन बिंदुओं के आधार पर आप नाटक के प्रत्येक घटनाओं को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम इस नाटक की विशेषता देखते हैं। नाटक या कहानी की विशेषता लिखते समय हम विशेषता में हमें इस नाटक से क्या सीख मिलती है और लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं तथा आपके क्या विचार हैं इस नाटक और घटनाओं पर, यह हमें विशेषता में लिखना होता है। तो हम शुरू करते हैं। विशेषता कि सब कुछ जानते हुए भी अरविंद इस बीमार व्यवस्था का अंग बन जाता है। हर गलत बात से समझौता करता चलता है, जिसके कारण अनेकों राजकुमार पैदा होते हैं और एकलव्य, चंदू और अनुराधा जैसे छात्रों पर अन्याय होता है। शिक्षक अपने आदर्शों, मूल्यों को अगर बेच देता है तो वह समाज, देश की हानि करता है। गुरु चुप रहेंगे तो शिष्य भी उसी तरह का व्यवहार करने लगेंगे। गुरु का दायित्व बनता है कि अपने छात्रों को सही शिक्षा दे। अरविंद को इतना सब होकर भी लगता है, चंदू जब जानता था कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं धकेला तो उसने साफ क्यों नहीं कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ? शायद मेरी ही शिक्षा है यह। जैसे युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा की मृत्यु के समय नरो व कुंजरो कहा था, न सच न झूठ। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा या आपका पुत्र मैं नहीं जानता, यह युधिष्ठिर ने कहा था। और बहुत विश्वास के साथ द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर सदा सत्य बोलता था। लेकिन इस बार अपने गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा के कारण उसने भी वही किया जो उसे शिक्षा मिली है। तो शिक्षा द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों को दी थी, वही तो उन्हें भी मिला। एक अच्छा शिक्षक बनना तपस्या है, कोई मामूली बात नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं अंत में कि नरो व कुंजरो है, यह महाभारत के युद्ध का एक घटनाक्रम है कि द्रोणाचार्य का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है कि एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया जाए और यह बात युद्ध क्षेत्र में फैला दी जाए, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य का मनोबल टूट जाएगा और वे युद्ध करना बंद कर देंगे। और योजना के अनुसार ऐसा ही होता है। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मार दिया जाता है और यह खबर फैल जाती है। तो द्रोणाचार्य परेशान हो जाते हैं, सबसे पूछते हैं, कोई भी जवाब नहीं देता है। अंत में वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर भी कहता है कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर या कुंजर, मनुष्य या हाथी, यह मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार हमने देखा इस नाटक की महत्वपूर्ण बिंदु और विशेषता यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर। जो प्रश्नमाला है वह आपको इस नाटक को और अच्छे से समझने और सारांश लिखने और अन्य उत्तर लिखने में आपको सहायता करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर। यह प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में सबसे पहला प्रश्न होता है, जिसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 into 1 10 क्वेश्चन आएंगे पूरी किताब में से, जो 1 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। और विशेष बात यह है कि आपको उत्तर सिर्फ एक शब्द में ही लिखना है। जरूरत ना हो तो अगर एक शब्द में ही उत्तर पूरा हो जाता है तो वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो प्रश्न है वे केवल आपको उत्तर ही नहीं लिखने में सहायता करेंगे, बल्कि इस नाटक को अच्छी तरह समझने में भी सहायता करेंगे। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न है, लीला ने शक्कर का दाम कितना बताया? 4 रुपए। हम देखते हैं कि जब नाटक की शुरुआत होती है तो इसी घटनाक्रम से होता है कि लीला और अरविंद घर में है। लीला अरविंद पर नाराज होती है कि वह घर की जिम्मेदारियां नहीं लेता और वह किस प्रकार घर चलाती है, इसकी अरविंद को कोई खबर नहीं रहती है।
अगला प्रश्न है, किसकी मां का ऑपरेशन होने वाला था? अरविंद। लीला अरविंद को किसके बेटे की कॉपियां जांचने देती है? सिन्हा। लीला अरविंद को सिन्हा के बेटे को क्या बढ़ाने के लिए कॉपियां दी थी? नंबर। क्या अरविंद ने सिन्हा के लड़के के नंबर बढ़ाए? नहीं। लीला अरविंद को किसके आसन पर बैठने के लिए ताना मारती? हरिश्चंद्र। यदु ने किसके लड़के को नकल करते पकड़ने की खबर दी? प्रेसिडेंट। यदु किसका मित्र है? अरविंद। प्रेसिडेंट के लड़के का नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार को नकल करते किसने पकड़ा? अरविंद ने। अगला प्रश्न है, शहर का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? राजकुमार। राजकुमार किसके दम पर नकल कर रहा था? चाकू। यदु कौन सा पद पाने की लालसा रखता है? वाइस प्रिंसिपल। राजकुमार को नकल करते पकड़ना अरविंद के लिए यह किसका सवाल था? प्रोफेशनल एथिक्स का। अरविंद ने किसके लड़के को नकल करते पकड़ा? उत्तर है प्रेसिडेंट। अरविंद की मां को कौन सी बीमारी है? कैंसर। अरविंद की बहन हर पहली तारीख को किसका इंतजार करती है? मनी ऑर्डर। अरविंद के सभी सहयोगी किसे गाली दे रहे थे? अरविंद को। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न हमने देखे। आगे भी हम प्रश्नों और उनके उत्तर देखेंगे। या यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि राजकुमार को नकल करते पकड़ लेने से डीए किस में पड़ गया या खटाई में? राजकुमार को नकल करते पकड़ लेने से खटाई में क्या पड़ गया? उत्तर होगा डीए। तो यही नहीं, अन्य सभी प्रश्न भी आप इसी तरह से एक बार देख सकते हैं कि उसके और कितने अधिक प्रश्न बन सकते हैं और उनके उत्तर आपको उसी प्रश्न में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, विमलेंदु का साथ किसने दिया? किसी ने नहीं। यदु किसका नाम लेकर अरविंद को डरा रहा था? विमलेंदु। अरविंद और लीला की शादी को कितने साल हो गए? 20। कॉलेज का प्रेसिडेंट कितना पढ़ा था? अंगूठा छाप। अरविंद के घर के बाहर जाते ही प्रिंसिपल किससे मिलने आया? लीला। लड़के किसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे? प्रिंसिपल। अरविंद हमेशा किसकी बात करता है? सिद्धांत और न्याय। राजकुमार को पकड़ने से कितने परिवारों की रोटी बंद होने का सवाल पैदा हो गया? 40। प्रिंसिपल को सुबह से शाम तक कौन गाली देता है? प्रेसिडेंट। नौकरी को बचाने के लिए प्रिंसिपल क्या सुनकर खुश होता है? नालायक। प्रिंसिपल ने कितने साल नौकरी की? 30। प्रिंसिपल चुंगी नाके के किस पद से बढ़ता प्रिंसिपल बन गया? मुहर्रिर। मुहर्रिर का काम प्रिंसिपल पहले कहाँ करता था? चुंगी नाका। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न से बनाए गए हैं और उत्तर उन्हीं प्रश्नों में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल अरविंद को क्या करने के लिए लीला से कहने आया था? रिपोर्ट वापस लेने की। प्रिंसिपल अरविंद को क्या न करने के लिए लीला से कहने आया था? रिपोर्ट। अरविंद को मिलने कॉलेज का कौन सा लड़का आया था? चंदू। चंदू अरविंद को क्या बताने आया था? कि नकल नहीं की है। परीक्षा में चंदू के सामने कौन बैठा था? राजकुमार। राजकुमार सामने क्या रखकर नकल कर रहा था? चाकू। प्रोफेसर मिश्रा चंदू को धकेल कर किसके पास ले गए? प्रिंसिपल। राजकुमार को सामने चाकू रखकर नकल करते कौन अनदेखा कर रहा था? प्रोफेसर मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा चंदू को धकेलकर प्रिंसिपल के पास ले गए तो वहां कौन बैठा था? प्रेसिडेंट। चंदू की नकल करने की रिपोर्ट कहाँ भेज दी गई? यूनिवर्सिटी। चंदू के पिता और प्रेसिडेंट का कैसा विरोध है? राजनीतिक। चंदू के पिता के विरोध में कौन खड़ा हो रहा है? कॉलेज का प्रेसिडेंट। किसके नकल की रिपोर्ट दबाई जा रही है?
राजकुमार। राजकुमार को जेल भेजने के लिए चंदू क्या करने की योजना बना रहा था? आंदोलन। प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर कौन समझता है? राजकुमार। या यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि राजकुमार प्रोफेसरों को क्या समझता है? अपने बाप का नौकर। चंदू किसको धमका रहा था? अरविंद। लीला किसको अरविंद का लाडला विद्यार्थी कहती है? चंदू। लीला अरविंद को किसके पचड़े में पढ़ने को मना करती है? चंदू। प्रेसिडेंट अरविंद से मिलने कहाँ जाता है? घर। प्रेसिडेंट किसको रिटायर करने की बात अरविंद से कहता है? प्रिंसिपल। प्रेसिडेंट प्रिंसिपल को कौन से किस्म का आदमी कहता है? गधे। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंट सच्चा अपराधी किसे कहता है? अरविंद को। प्रेसिडेंट के हिसाब से राजकुमार कितने सालों से नकल कर रहा था? 3। प्रेसिडेंट के राजनीतिक विरोधी का लड़का कौन है? चंदू। प्रेसिडेंट के अनुसार शहर की शांति व्यवस्था को कौन खतरा पहुंचा रहा है? अरविंद। प्रेसिडेंट अरविंद को क्या बनाने का लालच देता है? प्रिंसिपल। प्रेसिडेंट अरविंद को कौन से पद का लालच देता है? प्रिंसिपल। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से इस प्रकार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, परेशानी में अरविंद को किसकी आवाज सुनाई देती है? विमलेंदु। विमलेंदु की आत्मा अरविंद से कौन सा शब्द वापस लेने को कहता है? बलिदान। मृत्यु से कौन दुखी है? विमलेंदु। विमलेंदु की शादी हुए कितने साल हुए थे? 3। विमलेंदु के कितने बच्चे थे? 1। कौन सी दुनिया में नाम करने की विमलेंदु की ख्वाहिश थी? नाटक। विमलेंदु को मूर्खता के लिए क्या सजा मिली? मौत। विमलेंदु की बीवी साल भर से किसकी तलाश में दर दर भटक रही है? नौकरी। विमलेंदु की बीवी को सभी नौकरी की जगह क्या देते हैं? आश्वासन। विमलेंदु अरविंद को क्या करने की सलाह देता है? समझौता। विमलेंदु के नाटक में समझौता न करने को कौन कहता है? द्रोणाचार्य। विमलेंदु अरविंद की तुलना किससे करता है? द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा क्या पीने की जिद करता है? गोरस। गोरस अर्थात दूध। अश्वत्थामा की माँ का नाम क्या है? कृपी। कृपी गोरस की जगह अश्वत्थामा को किसका घोल पिलाती है? आटे का। अश्वत्थामा को गोरस कैसा लगा? बहुत अच्छा। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या है? कृपी। तो यहाँ आप देख रहे हैं अश्वत्थामा की माँ भी कृपी है और द्रोणाचार्य की पत्नी भी कृपी है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते। कृपी द्रोणाचार्य को सहायता मांगने के लिए किसके पास भेजती है? द्रुपद। द्रोणाचार्य को अकड़ू घमंडी दरिद्री किसने कहा? द्रुपद। द्रोणाचार्य कैसी भाषा बोलने वाली पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं? युद्ध की भाषा। द्रोणाचार्य के घर अचानक कौन आते हैं? भीष्म। द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या के विषय में सुनकर कौन आया था? भीष्म। भीष्म किसकी धनुर्विद्या के चमत्कार से प्रभावित हुए? द्रोणाचार्य। कुएं में गिरी गेंद को द्रोणाचार्य ने बाणों की सहायता से बाहर निकाला, इसकी जानकारी भीष्म को किसने दी? कौरवों, पांडवों या राजपुत्रों ने? राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण करने के लिए द्रोणाचार्य को कौन कहता है? भीष्म। द्रोणाचार्य गुरु पूर्णिमा को राजधानी पहुंच जाएंगे, यह कौन कहता है? कृपी। राजपुत्रों का आचार्य पद लेने के बाद किससे बदला लेने की बात कृपी कहती है? द्रुपद। द्रोणाचार्य किसके नाश की प्रतिज्ञा करता है? द्रुपद। किसके ऊपर बाण आ रहे थे? शिकारी कुत्तों। शिकारी कुत्तों पर कौन बाण चला रहा था? एकलव्य। एकलव्य ने किसको अपना गुरु माना? द्रोणाचार्य। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कौन सी बार देखा था? दूसरी। एकलव्य को पहली बार द्रोणाचार्य ने कितने साल पहले देखा था?
10 साल पहले। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं? दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ अर्थात राइट हैंड। एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में क्या देता है? दाएं हाथ का अंगूठा। श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का आशीर्वाद द्रोणाचार्य किसको देते हैं? अर्जुन। द्रोणाचार्य को एकलव्य से ऐसी गुरु दक्षिणा लेने को कौन मना करता है? अर्जुन। तो यहाँ तक के जो प्रश्न थे वे सभी नाटक के पूर्वार्ध पे थे। अब हम नाटक के उत्तरार्ध के प्रश्न उत्तर देखते हैं। जो है, लीला को किसका फोन आता है? मिसेस शुक्ला। मिस्टर शुक्ला कहाँ के दौरे पर जाने वाले हैं? नैनीताल। यहाँ हम देखते हैं कि उत्तरार्ध शुरू होता है और लीला मिसेस शुक्ला से फोन पर बातचीत करती है। और यहाँ हम यह भी देखते हैं कि अब अरविंद प्रिंसिपल बन गया है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया है, घर में फोन आ गया है। और इसके पहले जहाँ लीला की तुलना कृपी से की जा रही थी, वही लीला आज फोन पर बातचीत कर रही है और शॉपिंग आदि की बातें वो करती है। अगला प्रश्न है, कौन फर्स्ट क्लास में पास हो गया? सुदीप। या यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सुदीप कौन से क्लास में पास हुआ? उत्तर होगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सुदीप किसका बेटा है? लीला और अरविंद का। प्रिंसिपल बनने के बाद सभी अरविंद को क्या समझते हैं? बेईमान और मौका परस्त। बलात्कार करने की कोशिश किसने की थी? राजकुमार। राजकुमार ने किस पर बलात्कार करने की कोशिश की? अनुराधा। राजकुमार ने अनुराधा पर कहां पर बलात्कार की कोशिश की? कॉलेज। राजकुमार ने अनुराधा पर बलात्कार की कोशिश की तब कितने बज रहे थे? 4। राजकुमार अनुराधा पर बलात्कार हुआ तब वह कॉलेज में कहाँ बैठी थी? बिल्डिंग के पीछे बागीचे में। अरविंद अपने आप को कैसा प्रिंसिपल कहता है? कठपुतली। राजकुमार जब बलात्कार की कोशिश करता है तब उसके पिता को कहाँ लेने की बात चल रही थी? मंत्रिमंडल। प्रेसिडेंट राजकुमार को कैसे बचाना चाहता है? बेदाग। प्रेसिडेंट के अनुसार कैसी राजनीति के दिन लग गए? परमार्थ। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंट अरविंद को कहाँ भेजने की धमकी देता है? पुलिस हिरासत में। अनुराधा के माता पिता उसे क्या सलाह देते हैं? कॉलेज छोड़ दो। अनुराधा किसकी मर्जी के खिलाफ एक्शन चाहती थी? माँ बाप। अनुराधा के माता पिता को कौन धमका रहा था? राजकुमार। अनुराधा कॉलेज के बगीचे में किसका इंतजार कर रही थी? चंदू। अनुराधा के बलात्कार का एकमात्र गवाह कौन है? अरविंद। कॉलेज के क्लर्क ने कितने रुपयों का गबन किया था? 15,000। प्रेसिडेंट अरविंद को फंसाने के लिए कितने रुपयों में गबन का आरोप लगाना चाहता है? 15,000। प्रेसिडेंट अरविंद पर कौन से पैसों की गबन की धमकी देता है? ग्रांट। प्रेसिडेंट ने किसके नाम पर 15,000 रुपए ग्रांट पर उठाए थे? फर्नीचर। अनुराधा का एक्सीडेंट किसके नीचे आकर हो जाता है? ट्रक। अरविंद इस्तीफा लिख रहा होता है तब कौन आ जाता है? विमलेंदु। अनुराधा के बाप ने अपना विरोध कितने रुपए में बेच दिया? 5,000। सुबह पांडव राजधानी छोड़कर कहाँ चले गए? वनवास। अश्वत्थामा अपने आप को किसकी संतान कहता है? समझौते। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को किसकी दास्ता छोड़ने को कहता है? राजकीय। द्रोणाचार्य को कैसा भविष्य दिखाई दे रहा है? जलता हुआ। प्रेसिडेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ने पर क्या सलाह दी गई? सुबह शाम घूमने। प्रेसिडेंट पहाड़ी के क्लिफ पर क्या देखने गया था? मेला। कहां से गिरकर प्रेसिडेंट मर गया? पहाड़ी। चंदू प्रिंसिपल अरविंद को कितने साल से जानता था? 8 साल से।
जिस दिन अनुराधा की मृत्यु हुई, चंदू किसकी मृत्यु के कारण बाहर गया था? उत्तर है नाना। अब हम अगला प्रश्न और अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने एक अंक की प्रश्नावली को अधिक से अधिक प्रश्नों को सम्मिलित करने का, बनाने का प्रयत्न किया है। प्रश्न है, चंदू अनुराधा की मृत्यु का कारण किसे कहता है? उत्तर है अरविंद। महाभारत युद्ध के कौन से दिन द्रोणाचार्य सेनापति थे? उत्तर है 15वें दिन। युद्ध के 15वें दिन महाभारत युद्ध में कौन सी व्यूह की रचना की गई थी? पद्माकर। महाभारत के 15वें दिन के युद्ध में कौन मारा गया? अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध के 15वें दिन के युद्ध में किसकी मृत्यु की खबर से पांडव सैनिक खुशियां मना रहे थे? अश्वत्थामा। महाभारत के 15वें दिन के युद्ध में मारे हाथी का नाम क्या था? अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य ने महाभारत युद्ध में किससे अश्वत्थामा के मरने की बात विश्वास पूर्वक पूछी थी? युधिष्ठिर। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य से पिता के अपमान का बदला किसने लिया? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न किसका बेटा है? द्रुपद। विमलेंदु अरविंद की तुलना किससे करता है? द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचनाकार कौन है? उत्तर है शंकरशेष। तो इस प्रकार अधिकाधिक प्रश्न तैयार करके इस वीडियो में बनाए गए हैं। आशा करती हूँ आपको यह सभी प्रश्न सहायक होंगे नाटक को समझने और उत्तर लिखने में।